हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको पढ़ा रहा हूं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वन वीडियो में आपको पूरा चैप्टर में कवर करूंगा इसमें, और इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना और शेयर करना। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना क्योंकि मैं इसके अंदर सारे टॉपिक भेज रहा हूँ और सभी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है नहीं। तो ये जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि भाई एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि भाई उस समय जब जो है ये औद्योगिक युग आया, औद्योगिकरण जो युग आया, इसके आने से पहले जो व्यापार कैसे होता था, किन किन स्टेजों से गुजर करके ये औद्योगिकरण का युग आया है, क्या उससे पहले सामान का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता था, वो कैसे होता था, वो कहाँ से होता था, किस प्रकार से मर्चेंट्स उसको कलेक्ट करते थे, फिर कहाँ पर बेचते थे और उनके बीच में कितने लोग काम करते थे और कौन कौन सी स्टेज से गुजरने के बाद में ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। आज इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई जो है ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, उससे पहले द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो है ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन युग है, ये जो है आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। कहने का तात्पर्य है अगर आर्थिक विकास नहीं आएगा तो भाई ये जो मान लो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, औद्योगिकरण का युग नहीं आएगा, तो आर्थिक विकास भी नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक विकास होता ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर से हुआ है। और मॉडर्नाइजेशन बिगेन विद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप। और पूरे यूरोप के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन जो आधुनिकरण है, ये शुरू हुआ है कहाँ से? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हुआ है, औद्योगिकरण युग से ही ये शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य उससे पहले जो है वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन नहीं था। तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऐसे शुरू होता है, ये हुआ है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ शुरू हुई है उसके कारण से, समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई जो फैक्ट्री शुरू हुई उसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही मॉडर्नाइजेशन आया, और मॉडर्नाइजेशन में जो है के कारण जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो सारा का सारा इसका ये है। अब जो है हम पढ़ते हैं कि बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन, भाई जब औद्योगिक बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, कहने का तात्पर्य जब औद्योगिक स्थापित नहीं हुए थे, उस समय जो है का बारे में पढ़ रहे हैं कि उस समय क्या होता था। तो उस समय क्या होता था, देखो, हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज। जो इतिहास है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्री। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? फैक्ट्रियों से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये फैक्ट्री, जहाँ पर फैक्ट्री लगी वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है। बट देर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़। लेकिन इस प्रकार के आइडिया में क्या एक समस्या भी है। वो क्या समस्या है? देर वाज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इवन बिफोर द फैक्ट्रीज बिगेन इन इंग्लैंड एंड दिस प्रोडक्शन वाज नॉट डिपेंड ऑन फैक्ट्री। कि भैया जो फैक्ट्री आई थी उससे पहले बहुत मात्रा में प्रोडक्शन होता था, लार्ज प्रोडक्शन होता था, और वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं था। तो फिर कैसे होता था इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और दिस फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो फेस है इसको जाना जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहने का तात्पर्य है कि जो फैक्ट्रियाँ आई थी उससे पहले के युग को क्या कहते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये आपकी बुक में भी इसका मीनिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें, और मैं आपके पास भेज रहा हूँ वीडियो में, इसमें पक्का इसमें आ जाएगा। तो ये देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है पीरियड बिफोर ए बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक अभी आपके आगे आना है गिल्ड शब्द। तो गिल्ड शब्द ये है एन एसोसिएशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स दैट मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। ये जो स्किल्ड वर्कर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कहाँ पर? प्रोडक्शन के ऊपर। रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइस इन ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्शन। और जो स्पेसिफिक प्रोडक्शन के अंदर जो है ये क्या करते हैं? अपनी प्राइस और फिक्स करते हैं और कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी आगे चलते हैं।
अभी हमने पढ़ लिया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं कि भाई जो है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ उसके पहले के युग को हम क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप समझ लेना। अब आता है एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। जो वर्ल्ड ट्रेड है ये इसका एक्सपेंस कैसे होता है, जो विश्व व्यापार है इसका एक्सपेंस कैसे होता है, कैसे फैलता है, किस प्रकार से ये काम करता है। तो देखो, इन द टाउन अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर वेरी पावरफुल। जब पहले जो क्या थे शहरों के अंदर क्या था कि अर्बन क्राफ्ट मतलब जो शहरी क्राफ्ट थे, जो उनके हस्तकला थे, जो उनका हस्तकार जो दस्तकार थे वो, और ट्रेड गिल्ड्स जो व्यापार के अंदर जो प्रसिद्ध स्किल्ड पर्सन होते थे, ट्रेड गिल्ड्स मतलब स्किल्ड पर्सन जो थे जो व्यापार करते थे, वो उनका कंट्रोल था पूरा, वो शक्तिशाली थे वहाँ पर अर्बन एरिया में, ठीक है नहीं, अर्बन एरिया में वो शक्तिशाली थे और वही सारे नियम बनाते थे। डिफरेंट गिल्ड्स वर ग्रांटेड द राइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्शन बाय द रूलर्स। और ये जो है शासक थे उनके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट करते थे वो इसको चलाने के लिए सारे के सारे जो नियम वगैरह बनाते थे, ये कौन बनाते थे, ये गिल्ड्स बनाते थे और इन्हीं को अधिकार था, जो वहाँ पर शासक थे उनके द्वारा इन गिल्ड्स को पूरा अधिकार था प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करना और उसके बारे में रूल वगैरह नियम वगैरह बनाना, ठीक है नहीं। तो ये गिल्ड्स क्या करते थे, गिल्ड्स कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू मर्चेंट्स इन द ट्रेड। अब गिल्ड्स क्या करते थे भाई, उस पर कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन के ऊपर, और नए मर्चेंट नए व्यापारियों की एंट्री होने से मना कर देते थे, वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे ये। अब क्या हुआ, जब नए व्यापारियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे गिल्ड्स, नए व्यापारियों को आने नहीं देते थे वहाँ पर शहरों में उनको व्यापार करने के लिए, तो नए व्यापारी फिर क्या करते थे, अब ध्यान दो अभी। अब जो है न्यू मर्चेंट्स दस मूव टू द कंट्री साइड फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एंड परसुएड देम टू प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। और जब नए व्यापारी क्या करते थे, वो देहात की तरफ, जो गाँव की तरफ जो है मूव करते थे, वहाँ की तरफ जाते थे और वो वहाँ जा कर के क्या करते थे कि भाई जो है वहाँ पर प्रोडक्शन करवाते थे ज़्यादा और उसको इंटरनेशनल मार्केट में भिजवाते थे जो नए व्यापारी थे वो, ठीक है। अब अगला क्या है, विद द एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब क्या है, जो व्यापार फैलने लगा और व्यापार फैलने के साथ साथ में जो है संसार के हर एक भागों में डिफरेंट पार्ट में क्या है, कॉलोनीज, मतलब जो कॉलोनीज का मतलब जो है, जो ये यूरोपियन कंट्री थे ये दूसरे देशों के ऊपर अपना अपना अधिकार जमाने लग गई और वहाँ पर जाके शासन करने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी किस चीज़ की, गुड्स की डिमांड बढ़ी, गुड्स की डिमांड बढ़ने लग गई। किसके कारण कि भैया जो यूरोपियन कंट्रियाँ थी, देश थे जैसे इंग्लैंड वगैरह, भारत के ऊपर आकर के भारत को अपना कॉलोनीज बना लिया था, तो इस प्रकार से वहाँ पर शासन करने लगे थे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर उनकी डिमांड बढ़ने लग गई। डिमांड बढ़ने लग गई, व्यापार की डिमांड बढ़ने लग गई, गुड्स की, चीज़ों की, तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड एट वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग द 70th एंड 80th सेंचुरी। तो 70th और 80th सेंचुरी में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ने लग गया, ठीक है नहीं, वो बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ने लग गया वर्ल्ड ट्रेड 70th और 80th सेंचुरी में, ठीक है। इन द कंट्री साइड द इनकम ऑफ पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वाज नॉट सफिशिएंट। अब देहात की तरफ क्या था, आर्टिसंस और पीजेंट्स के बाद में इनकम नहीं थी, कोई सफिशिएंट इनकम नहीं थी, तो इस प्रकार से वो क्या करने लगे, सो दे बिगेन वर्किंग फॉर द मर्चेंट। अब वो क्या है, इन व्यापारियों के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने इन व्यापारियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब जब इनके लिए काम करना शुरू कर दिया तो अब क्या होता है, देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज। अब जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो एक प्रकार से कॉमर्शियल एक्सचेंज का ही सिस्टम था, ठीक है नहीं, वो क्या था सिस्टम कि भाई कॉमर्शियल एक्सचेंज का ही वो सिस्टम था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, द प्रोटो इंडस्ट्रियल तो मैंने आपको समझा दिया था कि प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज। अब ये जो नेटवर्क था, जो कॉमर्शियल एक्सचेंज का था, व्यापार का था, ये एक नेटवर्क था और इस नेटवर्क में क्या होता था, इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स, और ये मर्चेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, व्यापारियों के द्वारा क्या इसको कंट्रोल किया जाता था।
इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड प्रेजेंट्स इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब जो प्रोटो इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल नहीं आने से पहले जो इनकम होती थी वो किसके कारण, किससे ज़्यादा, किस पर निर्भर करती थी? किसानों की कल्टीवेशन के ऊपर इनकम उनकी निर्भर करती थी। ठीक है नहीं। अब जो है आगे है ए मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड फर्स्ट परचेज्ड वूल फ्रॉम द वूल स्टेपलर एंड सप्लाइड इट टू द स्पाइनर्स। अब क्या है, सबसे पहले जो ये वूल क्या है खरीदते थे कौन? मर्चेंट्स। ये किससे करते थे? वूल स्टेपलर से। वूल स्टेपलर कौन होते हैं? ये देखो इसमें आपको बुक में दिया हुआ, वूल स्टेपलर ए पर्सन हु स्टेपीज और सॉफ्ट वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फीवर। जो पर्सन जो है उसको इसकी फीवर के अनुसार जो है सॉफ्ट वूल को रखता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपलर बोलते हैं। तो ध्यान करना भी, ठीक है। तो ये इनसे जो है ये जो खरीदते थे और सप्लाई किसको करते थे? स्पाइनर को सप्लाई करते थे। ठीक है नहीं। और स्पाइनर कौन होते हैं? जो काटने वाले होते हैं, उनको ये सप्लाई करते थे। ठीक है। मर्चेंट्स कौन करते थे? मर्चेंट्स। और उसके बाद में कहाँ जाता था ये स्पाइनर होने के बाद में? द थ्रेट दैट वाज स्पेंस वाज टेकन डिफरेंट स्टेज। अब कई स्टेजों के अंदर से गुजरना पड़ता था इसको, उनको प्रोडक्शन को क्या है, वेवर्स को ले जाने, वेवर्स प्रोडक्शन टू वेवर्स तक पहुंचने के लिए फ्यूलर्स एंड देम द डायर्स, और फिर वेवर्स तक पहुंचता था, उसके बाद फ्यूलर्स के बाद और फिर डायर्स के बाद में पहुंचता था। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये पहुंचने वाला था। ठीक है। वेवर्स मतलब बुनने वाला होता है। ठीक है। वेवर्स बुनने वाला होता है। फ्यूलर होता है ए पर्सन हु फूल्स दैट इज गेदर्स क्लोथ बाई प्लीटिंग। ये पर्सन जो फूल्स दैट इज गेदर क्लोथ बाई प्लीटिंग, ये जो है इसका फ्यूलर के लिए परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है। जो क्लोथ्स को गेदर करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये उनके पास पहुंचता था। और अब आगे क्या है, द फिनिश प्रोडक्ट्स पास्ट थ्रो सेवरल स्टेज। और जो फिनिश प्रोडक्ट था वो कई स्टेजों से गुजरता था, तो फिर जा करके एंड रीच द मार्केट ऑफ लंदन, और फिर जाके कई स्टेजों से गुजर के वो लंदन की मार्केट में पहुंचता था। क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट था। ग्रेजुअली लंदन केम टू बी नोन एज ए फिनिशिंग सेंटर। और इस धीरे धीरे जो लंदन जो है वो जाने लगा किससे? फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाने लगा। ठीक है। At each stage of the production 20 to 25 members were employed by each merchant। और हर एक प्रोडक्शन को के लिए हर एक स्टेज के ऊपर जो है इसको 20 से 25 मेंबर जो है हर एक मर्चेंट के पास में एम्प्लॉय होते थे ये लोग काम करने के लिए। ठीक है। हाँ ये हो गया। द गुड्स वर प्रोडक्ट्स बाय ए वास्ट मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म इंस्टीड ऑफ फैक्ट्रीज। अब जो यहाँ पर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज से पहले क्या था कि जो एक गुड्स होते थे, ये लोग यहाँ पर जो काम करते थे वो लोग कौन होते थे? प्रोड्यूसर होते थे। वर्किंग विद इन देयर फैमिली, एक फैमिली के लोग होते थे, अपने फार्म में काम करते थे, खेत में, और इंस्टीड ऑफ फैक्ट्री की बजाय खेतों में काम करते थे और वहीं से जो है गुड्स को पैदा करते थे, जैसे ऊन वगैरह जो भी है। ठीक है। अब आगे है कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। या फैक्ट्रियाँ किस प्रकार से आई, ध्यान देना अभी, कब फैक्ट्रियाँ किस प्रकार से आई? तो ये है द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप टू द 1730। जो सबसे पहले फैक्ट्री जो इंग्लैंड में आई थी वो कब आई थी? 1730 के दशक में आई थी। ठीक है नी। हाउएवर द नंबर्स ऑफ द फैक्ट्री मल्टीप्लाइड इन द लेट 18th सेंचुरी। और लेट 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी के आखिर तक ये फैक्ट्रियाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई थी वहाँ पर। ठीक है नहीं। कॉटन टेक्सटाइल वाज द मेन इंडस्ट्री एट दैट टाइम। और उस समय होते ही कि जो कॉटन टेक्सटाइल थी, जो सूती उद्योग की जो फैक्ट्री थी कॉटन टेक्सटाइल, वो सबसे मेन इंडस्ट्री होती थी उस समय। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें। तो आगे द सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी
of each step of the production process, which including carding, twisting, spinning and rolling. अब जो ये सीरीज ऑफ इन्वेंशन जो था 18th सेंचुरी के अंदर, जो ये था अफेक्सी मतलब द पावर टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड रिजल्ट और अफेक्ट, अच्छा रिजल्ट देने के लिए वो किस प्रकार के डिपेंड करता था वहाँ पर, उसके लिए क्या क्या के अंदर करता था, कार्डलिंग मतलब द प्रोसेस इन विच फीबर सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रियर टू स्पाइनिंग। जो प्रोसेस है जो स्पाइनिंग से पहले जिस प्रोसेस से उसको गुजारते हैं उसको कार्डलिंग कहते हैं। तो कार्डलिंग, ट्विस्टिंग, स्पाइनिंग और रोलिंग ये सब करने के लिए जो है वहाँ पर क्या था, अफेक्सी था, निर्भर करता था किसके ऊपर, इन्वेंशन 18th सेंचुरी के अंदर ये बढ़ना काफ़ी शुरू हो गया था। ठीक है नहीं, इस टाइप इसको बढ़ना काफ़ी शुरू हो गया था। तो रिचर्ड आर्कराइट इज क्रेडिटेड टू क्रिएट द कॉटन मिल। अब जो सबसे पहले जो कॉटन मिल लगाने का क्रेडिट जाता है किसको जाता है, किसने लगाई थी ये, इसको लगाई थी रिचर्ड आर्कराइट ने, जो सबसे पहले ये जो मिल लगाई थी कॉटन मिल को। ठीक है नहीं, विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर कैरिड आउट एट वन प्लेस। और सारे का सारा मिल के अंदर जो है प्रोसेस सारा का सारा एक ही जगह हो जाता था। ठीक है नहीं, पहले प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होता था, मिल के अंदर ये प्रोसेस एक ही जगह पर होता था। इन द 19th सेंचुरी फैक्ट्री सिस्टम इंक्रीज लार्जली इन इंग्लैंड। और 19th सेंचुरी में जो फैक्ट्री सिस्टम था है बहुत बड़े लेवल पर इंग्लैंड के अंदर फैल गया था। ठीक है, अब अगला क्या है, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। जो औद्योगिक चेंजेस किस प्रकार से आए, देखो इसको होता है इंडस्ट्रियल चेंजेस किस प्रकार से आए। द कॉटन एंड मेटल बिकेम द मोस्ट डायनेस्टिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के अंदर जो है कॉटन थी और कॉटन एंड मेटल ये जो है बहुत ही प्रभावशाली उद्योग बन गया था ब्रिटेन के अंदर। ठीक है नहीं, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s, फॉलोड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब क्या है, कॉटन जो है सबसे पहले जो है लीडिंग सेक्टर था ये 1840 में। कहाँ पर, 1840 के अंदर जो है ये सबसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का लीडिंग सेक्टर था सबसे पहले। और उसके बाद में जो है कौन कौन से आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, अब आता है ए न्यू मशीनरी एंड इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। हाँ, तो जो ये मशीनरी और इंडस्ट्री जो है औद्योगिक मशीनरी और इंडस्ट्रीज है, पारंपरिक जो थी व्यापारिक जो इंडस्ट्रीज थी, कुटीर उद्योग थे, उनको इतना आसानी से बदली नहीं हुआ था, उसमें काफ़ी समय लग गया था। कैसे, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब क्या है, जो है एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक जो है केवल 20% लोग ही जो वहाँ पर क्या करते थे, वर्क फोर्स के रूप में टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्री में काम करते थे। बाकी लोग जो है अपना ट्रेडिशनल पारंपरिक जो काम थे वही कर रहे थे। ठीक है ना, 19th सेंचुरी के लास्ट तक, मतलब जो है 1899 तक, ठीक है 1899 तक ये जो है 20% लोग ही जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में काम करते थे, बाकी जो है अपनी पारंपरिक उसमें करते थे। ठीक है नहीं, टेक्सटाइल वाज डायनेमिक सेक्टर बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द फैक्ट्रीज। उस समय जो था टेक्सटाइल था वो एक प्रभावशाली सेक्टर था, बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन फैक्ट्रीज। लेकिन जो है जो उन फैक्ट्री के दौरान जो आउटपुट थी वो ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं थी फैक्ट्री से ज़्यादा। उसमें मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल्स वर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक
यूनिट्स। क्या है, फैक्ट्री के अंदर जो उस समय प्रोडक्शन वो शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि टेक्सटाइल था वो प्रभावशाली सेक्टर था, लेकिन क्या फैक्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन उस समय शुरू नहीं हुआ था। ज़्यादातर प्रोडक्शन किस में हुआ था, होता था विद इन द डोमेस्टिक यूनिट, जो अपने घरेलू उत्पादक थे वहीं पर करते थे, जैसे सूत कातना, ये कातना, जो भी मशीनों से अपना घरेलू आइटम से वहीं से वो बनाते थे वो, ठीक है नहीं। ऑर्डनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर सीन इन नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर लाइक फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर्स मेकिंग, प्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंट, पॉवर्टी, ग्लास वर्क एंड टेनिंग। अब ये जो चीज़ें हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, या कहाँ पर दिखाई देते थे, या जो है वहाँ पर दिखाई देते थे नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में। मतलब ये सारे के सारे मैकेनाइज्ड सेक्टर में, इंडस्ट्रियल उद्योग में नहीं आए थे। ये क्या घरेलू उद्योग में ही अपने काम होते थे, जैसे बिल्डिंग बनाना, प्रोसेस करना, फर्नीचर का काम करना, मेकिंग करना, प्रोडक्शन करना, ये सब जो है अपने घरों के अंदर, गाँवों में ही इम्प्लीमेंटेशन होता था, ठीक है ना। प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन, पोट्री, ग्लास वर्क, जो भी ये जो है सारा होता था, ये कहाँ पर होता था, नॉर्मल अपनी जो उनको हाथ खड़े करके की बनाने की जो थी, उन्हीं से ये होता था, ठीक है। अब आगे आता है हमारा द टेक्नोलॉजिकल चेंज ओक्यूर्ड स्लोली। अब जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव था वो बहुत धीरे धीरे आया है। टेक्नोलॉजी बदलाव था वो क्या है, बहुत ही धीरे धीरे आया है। दे डिड नॉट सेपरेट लार्जली अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे देश में एकदम से नहीं फैला हो, ठीक है नहीं, एकदम से नहीं फैला ये। मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्वेश्चंस अबाउट यूजिंग न्यू एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। अब जो है व्यापारी और जो इंडस्ट्रियलाइज थे, औद्योगिक थे, वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे, वो बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। जेम्स वाट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाई न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1789। ये जो वाट इम्प्रूव, इसने एक जो स्टीम इंजन जो इसने 1781 में स्टीम इंजन जो है इसको निकाला था, उसने प्रोड्यूस किया था न्यू कॉमन ने, ठीक है ना, ग्रांटेड की थी उसने, ठीक है। मैथ्यू ब्लेथेंस मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ द स्टीम इंजन, और मैथ्यू ब्लेथेंस मॉडल ऑफ स्टीम इंजन को बनाया था, इस पर उनका नाम दिया हुआ है। बट इट वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन ये इनको जो इंडस्ट्री औद्योगिक में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों? एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर ओनली 321 स्टीम इंजन ऑल ओवर द इंग्लैंड। क्योंकि उस समय जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो है केवल जो है 321 स्टीम इंजन ही पूरे इंग्लैंड के अंदर हुए थे, तो ज़्यादा जल्दी से इसको फैक्ट्रियों में इस्तेमाल नहीं किया था जल्दी से। अब क्या हुआ है, आगे देखो, अगला टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। भाई हैंड लेबर किस प्रकार थी और स्टीम पावर कैसे आई, ठीक है नहीं। तो इन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। अब क्या ब्रिटेन के अंदर जो है ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी, लोग काम करने वाले बहुत थे। पुअर पीजेंट्स एंड वेग्रांट्स मूव टू द सिटीज इन सर्च ऑफ द जॉब्स, सो वर्कर वर अवेलेबल एट ए लो वेजेज। अब क्या है, वहाँ पर जो वर्कर थे वो क्या है, क्योंकि किसान और पूरे किसान थे, और वर्जेंट कौन होते हैं, ए पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब, स्पेशली वन हु बैग्स। खासकर वो किसान, ये इमिग्रेंट होते हैं जिनके पास ना घर होता है ना कोई जॉब होता है, वो एक किस्म से किसी डिपेंड करते हैं बैग भिखारी मांगने के ऊपर। तो इस प्रकार से पुअर और किसानों ने और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटी की तरफ काम किया जॉब ढूंढने के लिए। और जॉब ढूंढने के लिए इसलिए जो सिटी में जो काम था वो सस्ते काम पर आसानी से वर्कर जो उनको मिल गए। तो जब मिल गए तो मशीनों को इन्होंने जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब मशीनें महंगी पड़ रही थी और ये वर्कर जो सस्ते पड़ रहे थे, ठीक है ना। इन मनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। और कई इंडस्ट्रियों में तो डिमांड थी वो सीजनल थी, कि भाई जो सीजन से काम आ गया तो वर्करों को लगा लिया, जब काम नहीं आया तो इन वर्करों को हटा दिया गया। फॉर एग्जाम्पल गैस वर्क, ब्रेवरीज, बुक बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग, शिप
रिपेयरिंग एटसेट्रा नीडेड सीजनल लेबर। और ये जो काम थे ये क्या है, कभी कभी होते थे सीजनल लेबर पर, जब काम होगा तब तो इनकी जरूरत पड़ेगी, जब काम नहीं होगा तो इनको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से था। अब अगला टॉपिक है प्रेफरेंस फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अब जो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा प्रेफरेंस थी, इसलिए भी उसके कारण भी फैक्ट्रियों को मशीनों को जल्दी उनको इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है वो कितने स्टेप के बाद में किस प्रकार से आया है, ठीक है नहीं। प्रेफरेंस फॉर हैंडमेड प्रोडक्ट, ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर। जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या है, सिर्फ किससे प्रोडक्ट किए जाते थे, हैंड लेबर से ही प्रोडक्ट होते थे। दीज रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। और इनकी रिक्वायरमेंट किस प्रकार से थी, ह्यूमन स्किल के अनुसार थी, मनुष्य की कौशल था। इंस्टीड ऑफ टेक्नोलॉजी की अपेक्षा जो है ये हैंड लेबर बने थे, इनमें स्किल्ड होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। तो स्किल्ड पर्सन को लगा लेते थे, ठीक है नहीं। इन विक्टोरियन ब्रिटेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स विच वर रिफाइंड सिम्बोलिस्ट एक क्लास। और जो है ये विक्टोरियन ब्रिटेन के अंदर तो जो है हैंडमेड प्रोडक्ट थे, ये जो है एक बहुत ही अच्छी क्लास के लोग जो इनको पहनते थे और वो इनको इसको यूज़ करते थे, ठीक है नहीं। तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर प्रेफर्ड बाय द अरिस्टोक्रेट्स एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स वर प्रेफर्ड बाय द अरिस्टोक्रेट्स एंड बोर्गिजनिस। तो ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स पहनते थे बहुत ही अरिस्टोक्रेट्स मतलब धनी लोग पहनते थे, और बोर्गिस्ट होते हैं मिडिल क्लास विच इज द प्रिफर्ड मेटलिस्टिक वैल्यू और कन्वर्सन। जो ऊंचे क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग जो पहनते थे, जो कि अच्छे वो माने जाते थे, तो वो इन लोग को उनको पहनते थे हैंडमेड को। दीज हैंडमेड्स प्रोडक्ट्स वर बेटर फिनिश्ड एंड केयरफुली डिजाइन। और ये हैंडमेड प्रोडक्ट थे, इनको बहुत अच्छी तरह से सावधानी से इनको डिज़ाइन किया होता था, ठीक है नहीं। तो इसलिए इनको पहनते थे लोग। मशीन्स मेड गुड वर एक्सपोर्टेड फॉर द पीपल ऑफ कॉलोनीज। अब जो मशीन जो मेड आइटम था वो कहाँ पर जाता था, वो जो कॉलोनीज में कॉलोनीज पीपल ऑफ कॉलोनीज के लिए जाता था। कहाँ पर, जहाँ पर कॉलोनीज मतलब जहाँ पर उनका शासन होता था गुलाम देशों के अंदर, ठीक है नहीं, वहाँ पर ज़्यादातर कहे कि गुलाम देश जैसे हमारा इंडिया गुलाम था, तो वहाँ पर ज़्यादातर इनको भेजते थे जो फैक्ट्री वाले सामान को, ठीक है नहीं। अब क्या है लाइफ ऑफ वर्कर्स। अब उस समय जो वर्कर की लाइफ क्या थी इसके बारे में आपको बताते हैं। टॉपिक है लाइफ ऑफ वर्कर्स की। वर्कर की लाइफ क्या थी ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है नहीं। लाइफ ऑफ वर्कर्स क्या थी भाई, कि द फॉलोइंग पॉइंट स्टेट दैट द लाइफ ऑफ वर्कर्स एट द टाइम वाज पैथेटिक। क्या लाइफ ऑफ वर्कर जो वर्कर थी उस स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय। द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब डिपेंड ऑन एक्साइटिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। क्या है जो लाइफ ऑफ वर्कर की जॉब उनकी मिलती थी किसके आधार पर, या तो उनके कोई दोस्त हो फैक्ट्री में वहाँ पर काम करने वाला, या तो फिर उनको कोई रिलेशनशिप में हो, उन्हीं को जॉब मिलती थी, अन्यथा बाकी को जॉब नहीं मिलती थी, ठीक है। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट फॉर वीक्स स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिज एंड नाइट शेल्टर्स सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अब क्या है बहुत से लोगों के पास तो जो शहरों में चले जाते थे लेकिन वहाँ पर काम नहीं मिलता था, काम के लिए कई दिन वेट करना पड़ता था, और वो अपनी रातें कहाँ पर गुजारते थे, कहीं ब्रिज के नीचे शेल्टर लेकर के, कहीं इधर उधर लेकर के वो अपनी रातें गुजारते थे। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर लेबरर्स लुक्ड फॉर इवन और जॉब्स विच वर डिफिकल्ट टू फाइंड टिल द मिड 19th सेंचुरी। तो मिड 19th सेंचुरी तक जो है जब बिजी सीजन ख़त्म हो जाता था तो लेबर को जो है पुरानी जॉब ढूंढने के लिए बहुत समस्या होती थी, ठीक है नहीं, और उनको दूसरी जॉब ढूंढने के लिए काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अब आगे है हमारा, अभी देखो ये इसको ना चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना, आपको अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा एक एक टॉपिक, और इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से इसको पढ़ लो। The wage increased in the early 19th century, but this increase was balanced by the increase in price of commodities। जो है थोड़ा सा 19th सेंचुरी के अंदर जो है
उनकी जो लेबर की जो तनख्वाह थी, वो मजदूरी थी, वो बढ़ी थी, लेकिन ये थोड़ी सी कम बढ़ी थी, बैलेंस के तौर पर ही बढ़ी थी, थोड़ी बहुत उसके अंदर बढ़ाई गई थी, ठीक है। द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंड ऑन द नंबर्स ऑफ द डे ऑफ देयर वर्क। अब जो इनकम थी उनकी वर्कर्स की इनकम किस पर डिपेंड थी भाई, उनको कितना दिन काम मिला, जितना दिन काम मिला उसी के ऊपर उनकी तनख्वाह होती थी, उस पर उनको डिपेंड होता थे वो, ठीक है ना। अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वाज एक्सट्रीमली पुअर टिल द मिड 19th सेंचुरी। और जो मिड 19th सेंचुरी तक जो है 10% लोग जो है बहुत ही गरीबी से नीचे थे, ठीक है ना, गरीबी की रेखा में से नीचे थे वहाँ पर, ठीक, गरीबी थे वो। अब आता है टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई और एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से बढ़ा, इसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक। टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, ठीक है। तो ये बोलता है द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स अनफ्रेंडली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का जो डर था वो वर्कर्स के लिए अब जो है इंट्रोडक्शन न्यू टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो गया, मतलब जो थोड़ा सा ठीक सिस्टम हो गया उसमें, ठीक है ना। व्हेन द स्पाइनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री, जब स्पाइनिंग जेनी, हाँ, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स अनफ्रेंडली टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। भाई जो है अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसके अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का डर उनके अंदर और घुस गया वर्कर के अंदर। क्या उससे क्या है, वो सोचते हैं कि भाई अभी जो है हमारा जो रोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री, वुमेन्स हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेन अपोजिंग न्यू मशीन। अब क्या है, उन्होंने सोचा है कि भाई ये जो मशीनें आ गई स्पिनिंग करने के लिए, तो हमारा काम जो है ख़त्म हो जाएगा और हम जो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वुमेन्स ने, वहाँ की वुमेन्स ने इस इंडस्ट्री में के अगेंस्ट में, इस मशीन के अगेंस्ट में काफ़ी विरोध किया, उन्होंने न्यू मशीनों का काफ़ी विरोध किया, ठीक है नहीं। और उसके लिए काफ़ी उन्होंने आफ्टर द 1840 बिल्डिंग एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे रोड्स, रेलवे लाइन्स एटसेट्रा इंक्रीज द सिटी विच नीडेड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन 1814 के बाद में क्या होता है कि भाई बिल्डिंगें बनने शुरू हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, रेलवे बन शुरू हो गई, रोड बनना शुरू हो गया, और इसके कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और रोजगारी इनको मिलने लग गई, ठीक है नहीं। अब क्या होता है कि भाई द नंबर्स ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन 1840s विच अगेन डबल्ड इन द नेक्स्ट 30 years। अब क्या है, जो लेबर्स थे एम्प्लॉय की वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में डबल हो गए, और 1840 के बाद में अगले 30 साल के अंदर जो है फिर डबल हो गए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी कम होने लग गई, ठीक है। तब अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब कॉलोनीज जो थी, देखो ये तो था यूरोप की बात, अब कॉलोनीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। कॉलोनीज मतलब जहाँ जहाँ पर उनका शासन था, किसका, यूरोपियन कंट्रीज का शासन था जहाँ जहाँ पर, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो वो भी सुन लो अभी, ठीक है। अब क्या है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज लाइक इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एंड नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। अब जो है जो ब्रिटिश इंडिया की कॉलोनाइज थी, जैसे कि भारत था, इंडिया था, ये उनकी कॉलोनाइज था कि उनके अधीन था, तो उसके अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री एंड नॉन मैकेनाइज सेक्टर किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पढ़ते हैं एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जो इंडियन जो टेक्सटाइल है उसका युग कैसे हुआ। इंडियन टेक्सटाइल मतलब जो इंडियन जो है सूती उद्योग का उद्योग है उनका, ये किस प्रकार से युग था, ठीक है नहीं। तो ये पढ़ते हैं हम सिल्क। हाँ, मैंने बताया ऊपर बताया था कि भाई स्पेनी जैनी जो मशीन थी वो एक प्रकार की मशीन थी, जो अपन मैंने ऊपर बताया था जिसका विरोध किया गया था ना, तो इसके अंदर दे रखा है, आप पढ़ लेना। ये द मशीन वाज डिवाइस्ड बाय जेम्स अर्बन इन 1764 विच स्पीडेड अप स्पाइनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड लेबर डिमांड्स बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील ए वर्कर कुड सेट इन मेंशन नंबर ऑफ स्पाइनर्स। तो कहने का मतलब ये स्पाइनिंग जैनी मशीन थी, वो जो है इंट्रोड्यूस की थी किसने, जेम्स
एरग्रेस ने इन 1764 में, ये इसके बाद नीचे दिया होगा, इसको आराम से ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। और उसका विरोध किया था वुमन ने, ठीक है नहीं, तो उसको मैं अब अभी दोबारा यहाँ पर बता दिया हूँ, वहाँ पर उसको डिटेल में नहीं बताया था आपको। तो अब जो है एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बता रहा हूँ, तो ये क्या है सुन लो अभी। सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री। अब क्या है, जो भारत का जो सिल्क था और कॉटन प्रोड्यूस था, ये बहुत ही डोमिनेट, मतलब इसके अंदर बहुत ही प्रभावशाली था, इसका प्रभुत्व था उसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वर्चस्व स्थापित कर रखा था इसने, किसने, सिल्क और कॉटन ने। सिल्क और कॉटन ने, जो भारत की सिल्क और कॉटन थी, जो इंडियन प्रोडक्ट होती थी, इसने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था। कब से पहले, बिफोर एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, जब तक मशीन इंडस्ट्री नहीं आई थी उससे पहले क्या है, इसने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ था, मतलब इसकी अच्छी खास धाक थी वहाँ पर, किसकी, सिल्क और कॉटन प्रोडक्ट्स की, इसकी अच्छी मांग थी वहाँ पर, ठीक, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जो है आगे है, आर्मीनियन एंड पर्शियंस मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। अब जो आर्मीनियन था और पर्शियन मर्चेंट थे, वो यहाँ से पंजाब से गुड्स खरीदते थे और कहाँ पर लेके जाते थे, वो ले जाते थे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ले जाते थे वो, और ईस्टर्न पर्शिया ले जाते थे और सेंट्रल एशिया में ले जाते थे, यहाँ से सामान खरीद करके। इतनी वहाँ पर धाक थी उस समय, ठीक है। अब आता है कि जब यहाँ पर व्यापार होता था तो ज़रूरी बात है कि सूरत, मछलीपट्टनम एंड हुगली वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। तो भाई जरूरी बात है, पोर्ट भी बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट थे, जब यहाँ से इस प्रकार का व्यापार होता था। पोर्ट समझते हो, जहाँ पर की समुद्री जहाज आकर के खड़ी होती है वहाँ पर, ठीक है नहीं, उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है नहीं। विच वर यूज्ड फॉर ट्रेड, जो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार के लिए। मनी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, और बहुत से इसके अंदर जो व्यापारी थे और बैंकर्स थे, वो इन्वॉल्व होते थे इसके फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, मतलब इसको लिए पैसा खर्च करने के लिए, धन देने के लिए। कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग टू द एक्सपोर्टर, और गुड्स और उसका गुड्स को कैरिंग करने के लिए और सप्लाई एक्सपोर्टर को सप्लाई करने के लिए बाकी लोग इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। आगे है, बाय द 1750s विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज द इंडिया स्टार्टेड लॉजिंग देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेड। अब जो 1750 में जो है यूरोपियन कंपनियां यहाँ पर आ गई, तो उसके बाद में जो इंडिया का जो ट्रेड व्यापार था, वो क्या क्या अपना नियंत्रण खोना बंद कर दिया, मतलब उसका होना कम हो गया, उनका कंट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉलोनीज आ गए, वहाँ पर बाहर की कंपनियाँ आ गई, तो जो इंडियन व्यापार थे उनका कंट्रोल अभी खत्म होने लग गया, ठीक है नहीं। द यूरोपियन कंपनीज वर गेनिंग पावर बाई स्क्यूरिंग द वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स। अब क्या है वहाँ के, क्योंकि यहाँ पर जो है यूरोपियन का हमारे ऊपर शासन आ गया था, तो सरकार उन्हीं की आ गई थी, तो वो जो है लोकल कोर्ट के अंदर भी जो है यूरोपियन कंपनीज जो है उन्हीं को ज़्यादा पावर दे दी जाती थी इसके लिए, और उनको कंसेशन दिया जाता था, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी, ठीक है। सम ऑफ द कंपनीज गोट मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, और बहुत सी कंपनियों ने तो क्या है अपने ट्रेड को व्यापार करने के लिए एकाधिपत्य अधिकार, मोनोपोली मतलब एकाधिपत्य अधिकार, कि उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था कि इस व्यापार को हम ही कर सकते हैं, बाकी दूसरी कंपनी नहीं कर सकती, इस प्रकार का उन्होंने अधिकार ले लिया था, मोनोपोली। और ये जो मैं इसके अंदर जो है ये स्पाइनिंग मशीन है, और ये इसके बारे में आप पढ़ लेना। और सिपाही होते हैं, वो बाद में आगे आएगा सिपाही के बारे में, तो सिपाही होते हैं, ये जो है ये हाउ द ब्रिटिश प्रोनाउंस्ड द वर्ड सिपा, मीनिंग द इंडियन सोल्जर और सर्विस ऑफ द ब्रिटिश। भाई इंडियन सोल्जर होते थे जो सर्विस की सब वो करते थे, आगे आएगा वर्ड, तो मतलब जो इंडियन सोल्जर्स होते थे जो अंग्रेज़ों के अधीन सर्विस करते थे, उनके लिए सिपाही शब्द आएगा आगे, ठीक है नहीं। और एलिमेंट हटाना है, पीछे छोड़ना है, और मोनोपोली से एकाधिकार ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग अच्छी तरह दे सकते हो, मैं पूरा इसमें आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ। अब आगे क्या है, आगे आता है हमारा प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडियन वेवर्स। अब इंडियन वेवर्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती थी वो इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। प्रॉब्लम फेस्ड बाई इंडियन वेवर्स के बारे में क्या क्या समस्याएं आती थी वो हम सारी समस्याएं इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखो अभी
इंडियन वेवर्स फेस्ड फॉलोइंग टू प्रॉब्लम एट दैट टाइम। अब जो इंडियन वेवर्स थे, वेवर्स मतलब बुनकर, वेवर्स का मतलब क्या है, बुनकर, जो भारतीय जो बुनकर थे, जो चीज़ों को बुनते थे, उनके सामने उस समय दो समस्या खास आती थी, ठीक है ना, उनको हम पढ़ रहे हैं अभी। इंडियन वेवर्स एक्सपोर्ट मार्केट क्लेफ्ट, इंडियन एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो क्लेफ्ट हो गया था, वो ज़्यादा उसमें मार्केट में उसमें वो कॉलोनी जाने से क्या है, गिरावट आ गई थी। द लोकल मार्केट वाज फील्ड विद द मैनचेस्टर्स गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। अब क्या होता, जो लोकल मार्केट था, अब क्या पहले तो इंडिया से बना हुआ सामान आता था, लेकिन अब जो लोकल मार्केट था, जो भारत के अंदर लोकल मार्केट था, उनके अंदर सामान कहाँ से आ गया, मैनचेस्टर से के अंदर बना हुआ। मैनचेस्टर क्या है, एक लंदन में एक जगह स्थान है, लंदन में शहर है जिसके अंदर से पूरा का पूरा सामान बनता है, वहाँ पर पूरे के पूरे गुड्स बनते थे, वो एक सेंटर था, तो उसको बोलते हैं मैनचेस्टर। तो जो मैनचेस्टर के अंदर जो सामान बना हुआ था वो भारतीय बाज़ार में आ गया, और वो बहुत क्या सस्ता होता था, और भारतीय सामान तो था वो क्या करता था, महंगा होता था, और वो इस प्रकार से दीज इम्पोर्टेड कॉटन गुड्स वर ए चीप दैट इंडियन वेवर्स कुड नॉट इजीली कम्पीट दी देम। अब क्या है, वो जो चीज़ें आती थी वो मशीनों से बनी हुई, वो काफ़ी सस्ती थी, और इंडियन जो वेवर्स का जो सामान था वो इसका कम्पीट नहीं कर सकता था, इसके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज ड्यू टू द सिविल वार इन USA। वेवर्स इन इंडिया डिड नॉट गेट सफिशिएंट एंड गुड क्वालिटी कॉटन एंड दे वर फेस्ड टू बाय रॉ कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन एट हायर प्राइस। अब क्या है, जो एज कॉटन एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट था वो बढ़ गया, मतलब कॉटन का जो व्यापार बाहर जाना था वो बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया ड्यू टू दी सिविल वार, क्योंकि वहाँ पर जो USA के अंदर सिविल वार हो गया था, उसके कारण इंडिया का कॉटन को वहाँ पर बढ़ा दिया गया। और वेवर्स इन इंडिया डिड नॉट गेट सफिशिएंट, अब जो बाहर जाने लग गया, जो कॉटन था उनका, जो कॉटन बाहर जाने लग गया, तो इंडियन को वेवर्स को जो है सफिशिएंट मात्रा में अच्छी क्वालिटी गुड्स कॉटन सप्लाई नहीं मिल पाता था। अब उनको क्या करता था, उनको मजबूर होना पड़ता था, फोर्स टू बाय रॉ कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन एट हायर प्राइस। अब ब्रिटेन से जो रॉ मटेरियल आता था उसको उनको लेना पड़ता था इंडियन वेवर्स को, और ऊंची कीमत पर लेना पड़ता था, ठीक है नी। अब आता है अगला टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप। अब फैक्ट्री कैसे आई ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से रख लेना, इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन घूमते फिरते रहेंगे। अब ध्यान दो, कॉटन एंड जूट मिल्स वर द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया। जो कॉटन और जूट मिल्स थी ये इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जो है एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापित की गई थी। द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन 1854 इन बॉम्बे एट द फर्स्ट जूट मिल वाज, हाँ तो क्या था, फर्स्ट जो कॉटन मिल सेटअप की गई थी कहाँ पर, 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। ध्यान देना क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है नहीं। एंड द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन 1855 इन बंगाल, और फर्स्ट जूट मिल कहाँ पर स्थापित की थी, बंगाल के अंदर स्थापित की गई थी। इन नॉर्थ इंडिया एल्गिन मिल्स वाज स्टार्टेड इन कानपुर इन 1860। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एल्गिन मिल थी वो स्टार्ट की गई कहाँ पर, 1860 के अंदर। एंड ईयर लेटर फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन अहमदाबाद, और उसके बाद में जो पहली कॉटन मिल स्थापित की थी वो कहाँ पर है, अहमदाबाद में की थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है नहीं। इन 1874 द फर्स्ट स्पाइनिंग एंड वेविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। अब जो फर्स्ट जो 1874 में फर्स्ट स्पाइनिंग वेविंग मिल थी उसने प्रोडक्शन शुरू किया था कहाँ पर, मद्रास में, ठीक है नहीं। मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। और जो ये जो इंडस्ट्रियाँ थी ज़्यादा जो भारतीय जो उद्योगपति थे, उद्यमी थे, उनके द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। जो सबसे शुरू जो उद्यमी तो कौन थे वो, इनके बारे में भाई कौन किस उद्योग लगाया सबसे पहले, तो इनके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो बोलता है फ्रॉम द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना। तो 18th सेंचुरी में जो इंडिया ने जो है चाइना को जो है ओपियम मतलब जो होती है ये अपना
अफीम, जो अफीम का व्यापार करना शुरू किया इसने चाइना को, एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए वहाँ से चाइना से टी लाना शुरू कर दिया। मतलब कहने से इंडिया की जो ओपियम थी, अफीम थी, वो जो चाइना में भेजने गई और उसके बदले में उन्होंने चाय लेकर के चाइना से इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादा चाय पीते थे। ठीक है नहीं, भारत में तो बाद में आई है। मनी इंडियन बिजनेस मैन वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड, और इस व्यापार में बहुत से सारे भारतीय व्यापारी इन्वॉल्व होते थे। सम फेमस इंडस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी वर, कौन कौन थे तो फेमस इंडस्ट्री जो है दिया नाम दिया उनका, द्वारकानाथ टैगोर थे, दिनसा पेटिट थे, जमशेद जी नुसेवान जी थे, जमशेद नुसेवान जी टाटा थे, शिव नारायण बिरला थे, जो बिरला टाटा बिरला जो बाद में आते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ द जी डी बिरला ग्रैंड फादर थे उस समय। ठीक है नहीं, सेठ हुकमचंद थे, हुकमचंद सेठ, ये सब जो है उस समय व्यापारी लोग थे बहुत समय के। द्वारकानाथ टैगोर सेटअप ए 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830 एंड 1840, तो द्वारकानाथ ने जो है अपनी 6 जो है कंपनी स्थापित कर दी थी 1830 और 1840 में। जे.एन. टाटा सेटअप फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्कर्स इन इंडिया एट जमशेदपुर इन 1920, और जो है जे.एन. टाटा ने अपना सेटअप किया था, क्या है, फर्स्ट स्टील वर्कर्स था इंडिया के अंदर जमशेदपुर में 1912 में। ठीक है ना, और सेठ हुकमचंद सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता 1917 में, और जो हुकमचंद थे जो फर्स्ट उन्होंने जो है 1917 में फर्स्ट जो है जूट मिल स्थापित की थी। तो जो इंडस्ट्रियल जो है ये अर्ली इंटरप्रेन्योर जो उद्यमी हैं जो भारत के इंडियन के शुरू में जो पहले अंग्रेज़ों के टाइम के, ठीक है नहीं, तो इस बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब आता है भाई आगे कॉलोनियल लिमिटेशन ओवर इंडियन मर्चेंट्स। अब जो कोलियन जो हमारे पर शासन करते थे अंग्रेज़ लोग, अब अंग्रेज़ लोग शासन करते थे तो उन्होंने हमारे व्यापारियों के ऊपर क्या क्या जो है लिमिटेशंस लगाई हुई थी, क्या क्या उन ऊपर कंट्रोल कर रखा था उन्होंने, वो चीज़ के बारे में है। एंड कॉलोनियल पावर गेंड कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, द स्कोप ऑफ बिजनेस फॉर इंडियन मर्चेंट बिकेम लिमिटेड। तो क्या है, जो कॉलोनियल पावर थी, जो हमारी अंग्रेज़ों की सरकार थी, उसने जो है हमारे व्यापारियों के ऊपर काफ़ी जो है कंट्रोल कर रखा था और बिज़नेस के ऊपर काफ़ी लिमिटेशन लगा रखी थी, इसलिए हमारे मर्चेंट्स जो ताकि लिमिट में ही रहे थे। इंडियन मर्चेंट्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो बनी हुई चीज़ें थी, उनका व्यापार जो यूरोप में नहीं कर सकते थे ये लोग। ठीक है ना, इनके ऊपर लिमिटेशन लगा रखी थी। ठीक है नहीं, अच्छा, इंडियन मर्चेंट्स were allowed to export only raw material and food grains like cotton, opium, wheat and indigo which were required by the British। अब जो इंडियन जो मर्चेंट्स थे वो सब किन चीज़ों का व्यापार कर सकते थे, जो रॉ मटेरियल का व्यापार कर सकते थे, जैसे फूड ग्रेन्स है, अनाज है, अफीम है, वीट है, इंडिगो है, जो कि अंग्रेज़ों की इसकी ज़रूरत होती थी, बस वही व्यापार ये लोग कर सकते थे, बाकी नहीं कर सकते थे ये लोग। ठीक है, अब जो है दूसरा क्या था, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल्ड ए लार्ज सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार तक जो है यूरोपियन जो कंपनियां एजेंसी थी, उन्होंने भारत की सारे लार्ज सेक्टर के ऊपर इंडियन सेक्टर के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सम ऑफ देम वर बर्ड हायर्स एंड कंपनी एंड्रयू यूल एंड जार्डाइन स्किनर्स एंड कंपनी। तो इस प्रकार की जो कंपनियां नाम दे रखे हैं ये उस समय थे, इन्होंने पूरा कंट्रोल उन पर कर रखा था अंग्रेज़ों ने। इन मोस्ट केसेज इंडिया फाइनेंसेस प्रोवाइडेड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस डिसीजन। जो अधिकतर जो है इंडियन एजेंसी क्या करते थे, वो जो है थोड़ा पैसा उनको कैपिटल प्रोवाइड करवा देते थे, और यूरोपियन एजेंसियाँ था उनके ऊपर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का और बिजनेस का वो करते थे जब। ठीक है ना, ये काम सारा का सारा यूरोपियन करते थे, इंडियन तो थोड़ा बहुत पैसे पूछे इधर से उनको प्रोवाइड करा देते थे, बस यही काम था उनका। ठीक है, तो अगला अपना टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स इन सर्च फॉर जॉब। अब जॉब को माइग्रेशन, जॉब ढूंढने के लिए वर्करों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो क्या है, विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्रीज द डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज। जो जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ी तो
वर्करों की डिमांड भी बढ़ गई। peasants and artisans who found no work in the village went to the industrial center in search of the work। जो किसान थे और आर्टिसन थे जिनको काम नहीं मिलता था गाँव के अंदर, वो कहाँ जाने लगे? इंडस्ट्रियल सेंटर में जाने लगे, वहाँ पर सर्च करने के लिए। मनी वर्कर्स ट्रेवल्ड डिस्टेंस प्लेस इन द होप ऑफ वर्क इन मिल्स। और बहुत से वर्कर्स थे जो है मिल में काम ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस दे इवन वेंट टू वर्क इन बम्बई और कलकत्ता। तो क्या है, उदाहरण के तौर पर जो है जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी, जो प्रांत थे, यूनाइटेड प्रांत थे, उनके अंदर से जाने लोग काम ढूंढने के लिए बम्बई और कलकत्ता जाने लग गए। ठीक है, अब क्या है, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्कर्स हुआ। अब वर्करों के पास सामने प्रॉब्लम क्या क्या आती थी वहाँ पर सुन लो। अभी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आराम से लिख देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, अब क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या आती थी? गेटिंग जॉब वाज नॉट ईजी। अब वहाँ चले जाते थे लेकिन जॉब मिलना वहाँ पर आसान नहीं था। नंबर्स ऑफ वर्कर वर मोर एज ए कम्पेयर टू जॉब। जो एक जॉब कम होती थी और वर्कर्स जो है बहुत ज़्यादा होते थे जॉब की तुलना में। एंट्री टू द मिल्स वाज रेस्ट्रिक्टेड। मिल के अंदर जो एंट्री होनी थी वो भी बहुत ही लिमिट मात्रा में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था मिल के अंदर हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयड ए जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। अब इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयर थे वो एक जॉबर जो है उनको नए रिक्रूट भर्ती करता था। अब जॉबर जो है ये इनको नए नए जो काम पर लगाता था उसका नाम था जॉबर। जॉबर कौन होता था कि भाई जो है एक उनका रेगुलर एम्प्लॉयड होता था जो कि वहाँ के वर्कर को ढूंढ करके लाता था और उनकी फैसिलिटी का ध्यान रखता था, उसको जॉबर कहते थे। ठीक है नहीं, जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर। ये बूढ़ा पुराना और ट्रस्टेड वर्कर होता था। जॉबर गोट पीपल फ्रॉम हिज विलेज। जॉबर जो है गाँव से क्या लोगों को ढूंढ करके लाता था। एंड इंसल्ट देम जॉब, और उनके लिए जॉब दिलाना सुनिश्चित करता था। हेल्प देम सेटल इन द सिटी, और सिटी के अंदर उनको सेटल होने के लिए मदद करता था। एंड प्रोवाइडेड देम मनी इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और जब उसके पास बहुत तंगी होती थी, पैसा नहीं होता था, वो उनको पैसा भी प्रोवाइड करवाता था। ये था जॉबर का काम। द जॉबर बिकेम ए पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। जॉबर क्या है, एक व्यक्ति होता था जिसको कुछ अथॉरिटी होती थी, कुछ पावर होती थी। ठीक है नहीं, ही कंट्रोल्ड द लाइव्स ऑफ वर्कर एंड डिमांडेड मनी एंड गिफ्ट फॉर द इज फेवर। और वो जो है उनके लाइफ को, वर्कर के को वर्क कंट्रोल करता था लाइफ को, और डिमांडेड को और मनी को, उनको पैसे देना और गिफ्ट देना, ये सब जो है जॉबर का काम था। तो ये जो जॉबर जो है उन्होंने एम्प्लॉयड में किए हुए थे। तो क्वेश्चन आता है जॉबर क्या काम करता था, जॉबर कौन होता था, ये आराम से आप लिख सकते हो। अब आगे जो होता है अगला है भाई पिक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ती है उसके बारे में है। यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट वर मेनली इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस विच दे कुड एक्सपोर्ट। तो जो यूरोपियन इंडस्ट्रियाँ थी वो सिर्फ वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती थी जो वो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है नहीं, दीज प्रोडक्ट्स वर नॉट फॉर सेल इन द इंडिया। और ये जहाँ पर जो यूरोपियन इंडस्ट्री लगा रखी थी इंडिया में, ये जो है उस प्रकार का सामान बनाती थी जो कि बाहर प्रोडक्ट किया जा सके, ये इंडिया के अंदर सेल करने के लिए नहीं होता था। इंडियन बिजनेसमैन बिगेन सेटिंग इन इंडस्ट्रीज इन द लेट 19th सेंचुरी एंड बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने जो अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित शुरू करी वो लेट 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी के शुरुआत में स्थापित की थी। ठीक है ना, सेंचुरी ए सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बदलाव जो आया था और प्रभाव हुआ था ये उस प्रकार का है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। अब क्या हुआ, as स्वदेशी मूवमेंट became stronger, the nationalist leader urged the people to boycott foreign goods। अब क्या है कि जो
जो नेशनलिस्ट स्वदेशी मूवमेंट जब चलाया गया तो जो लीडर थे उन्होंने क्या किया, लोगों से अर्ज करनी शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई आप लोग जो है फॉरेन गुड्स का बायकॉट करो और इंडियन गुड्स को खरीदो, इंडियन सामान को खरीदो। इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन एंड द ब्रिटिश मिल्स बिकेम बिजी टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द आर्मी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब क्या है, उसमें जो ब्रिटिश की जो फैक्ट्रियाँ थी, ब्रिटिश की जो फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रीज थी, वो तो क्या है किस में बिजी थी, जो वर्ल्ड वार के अंदर जो सैनिकों के लिए सामान बनाने में बिजी थी। और भारतीय इंडस्ट्रीज ने क्या किया, वहाँ पर कॉटन और क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया। इंडिया बिकेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। अब इंडिया के अंदर जो है, पहले जो इंडिया सिर्फ धागा बनाने वाला था, यार्न मतलब धागा बनाने वाला था, अब वो जो है क्लॉथ प्रोडक्शन के अंदर शिफ्ट हो गया, बदली हो गया, ठीक है ना। इंडिया जो है धागे से अब क्लॉथ प्रोडक्शन बनाना शुरू कर दिया। एज इंडिया यार्न एक्सपोर्ट टू चाइना हैज डिक्लाइंड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द चाइनीज एंड जापानीज मिल विच फ्लोडेड चाइनीज मार्केट। अब क्या है, चाइनीज और जापानीज मिल के कारण जो चाइना में जो है सामान के काफ़ी फ्लड्स आ गया, मतलब काफ़ी जो फ्लोडेड हो गया, काफ़ी सामान आ गया। तो क्या है, जो इंडिया का जो यार्न था उसको उन्होंने लेने से मना कर दिया था, ठीक है नहीं, तो उसकी गिरावट आ गई, इसलिए उन्होंने क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप ड्यूरिंग द वार। New factories were set up during the war to supply war needs and Indian industrial production increased। अब जो नई नई फैक्ट्री स्थापित की, जो कि भाई युद्ध चल रहा था, तो युद्ध की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए, ठीक है नहीं, और इंडियन प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। आफ्टर द वार मैनचेस्टर कुड नेवर कैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन एंड इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन वाज कोलैप्स्ड। अब क्या है, जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद जो है जो मैनचेस्टर जगह है वहाँ से जो सामान बना हुआ सामान अपनी मार्केट में वो जगह स्थापित नहीं कर पाया जो पहले था, और ब्रिटेन का जो है ये कोलैप्स हो गया, मतलब इकोनॉमी जो है उसकी गिर गई ब्रिटेन की, ठीक है नहीं, अर्थव्यवस्था उसकी कम हो गई युद्ध के बाद में। अब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडोमिनेट। अब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है प्रभुत्व थोड़ा सा आ गया उसमें, क्या था, लार्ज इंडस्ट्रीज वर मेनली लोकेटेड इन बंगाल। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज वो लोकेट कहाँ पर थी, बंगाल के अंदर। एंड बॉम्बे एंड फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो लार्ज इंडस्ट्रियाँ थी वो बंगाल में थी और बॉम्बे में थी, एंड वो के जो है थोड़े क्षेत्र के अंदर जो है वो इकोनॉमी को क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाई थी। ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्रीज स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस कंटिन्यू टू द प्रोडोमिनेट। और जो है बाकी पूरे देश के अंदर जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी उन्हीं का प्रोडोमिनेट था, उन्हीं का जो है वर्चस्व था और वही सामान कर रही थी। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शंस एक्चुअली एक्सपेंडेड इन द 20th सेंचुरी बाई अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी लाइक लूम विद फ्लाई सेटल। अब क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी जो है हैंडीक्राफ्ट में आ गई थी, जो फ्लाई स्टल, और इसके कारण से फ्लाई स्टल होती है जो कि ये धागा वगैरह इसको करने वाली, तो इस टेक्नोलॉजी से क्या है एक प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ने लग गया था इसमें, ठीक है नहीं। अमोंगस्ट वेवर्स सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लॉथ वाइल अदर वेवर्स फाइन क्वालिटीज़। कुछ जो है जो वेवर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे क्लॉथ, और बाकी जो है वेवर्स फाइन क्वालिटीज़ को वेवर्स करते थे, ठीक है नहीं। द कोर्स क्लॉथ वाज परचेज बाय द पुअर। जो कोर्स क्लॉथ थे वो क्या करते हैं, गरीबों के द्वारा परचेज किए जाते थे। इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड ड्यू टू बैड हार्वेस्ट और फेमिनिस। और इसकी डिमांड किसके कारण आती है, कम होगी किसके कारण से, बैड हार्वेस्ट फसल खराब होने के कारण या फेमिनिज्म अकाल पड़ने के कारण इसकी डिमांड प्रभावित हो गई थी, कम हो गई थी। द फाइनर वैरायटीज वर ब्रोट अप बाय द रिच। अब जो फाइनर वैरायटीज थी वो कहाँ है, रिच के द्वारा लाई गई थी। फेमाइन्स डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ फाइन वैरायटीज सच एज ब्लूचेरी एंड बनारसी साड़ी। जो फाइनल जो अच्छी अच्छी वैरायटी थी वो अमीरों के द्वारा खरीद जाती थी, तो इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो
प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, जो कोर्स क्लॉथ के ऊपर प्रभाव पड़ा, जो कि गरीब खरीदते थे। और उनके अंदर क्या है, वहाँ पर जो है फसल खराब होने के कारण और सूखा पड़ने के कारण, अकाल पड़ने के कारण उस पर प्रभावित हो गई थी। बाकी ये जो फाइनल वैराइटीज़ थी प्रभावित नहीं हुई थी, क्योंकि इसको तो अमीर खरीदते थे, ठीक है नहीं। अच्छा, मील्स कुड नॉट इंटीमेट द इंटरेक्ट डिज़ाइन ऑफ द वेवर्स। और जो इंटरेक्ट होता है, इट इज़ थिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्स। तो जो है मिल्स जो है इसको इंटीमेट नहीं कर पाई, किसको, इंटरेक्ट को, जो है उनकी डिज़ाइन को, ठीक है ना। मार्केट ऑफ द गुड्स, अब गुड्स का मार्केट कौन सा था, ऊपर ला देता हूँ आपको मैं। किस प्रकार से मार्केट जो है सामान बिक्री होता था, तो इसके बारे में है जो है एडवर्टाइजमेंट, लेबलिंग एंड कैलेंडर्स वर यूज टू पॉपुलर्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर। जो ब्रिटिश हो चाहे इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, तो क्या है, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट और लेबलिंग, जो उसके ऊपर लेबल लगाना, ये बहुत ज़रूरी होता था, ठीक है नहीं। और इसी से वो सामान जो है बिकता था, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड होल्डिंग वर यूज्ड बाय द प्रोडक्ट टू एक्सपेंड देयर मार्केट। मार्केट में प्रोडक्ट एक्सपेंड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का कौन सी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा और होर्डिंग के द्वारा किया जाता था। एडवर्टाइजमेंट मेकर प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। तो एडवर्टाइजमेंट मेकर थे, वो जो है प्रोडक्ट करते थे उस जैसी इच्छा, उसकी इच्छा के अनुसार, नेसेसरी के अनुसार ये प्रोडक्ट करते थे। इट प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज। औद्योगिक युग के शुरुआत में इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है जो एडवर्टाइजमेंट ने, फॉर डेवलपिंग ए न्यू कंज्यूमर कल्चर। और एक न्यू कंज्यूमर जो कल्चर सभ्यता है उसको अपनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब आता है इनिशियल स्टेज ऑफ द एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट करने की इनिशियल स्टेज क्या थी, किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था। वैन मैनचेस्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया। जब मैनचेस्टर से बना हुआ, लंदन से बना हुआ सामान जब यहाँ पर बिकने लगा, तो वो क्या करते थे, दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल। वो जो है वो क्लॉथ बंडल के ऊपर क्या लेबल लगाते थे, और उस पर लिखते थे क्या, मेड इन मैनचेस्टर, और उस पर लगाते थे मैनचेस्टर के अंदर बना हुआ सामान, तो ये लेबल लगाते थे। समटाइम द इमेज ऑफ इंडियन गॉड्सेस एज अ कृष्णा, सरस्वती। अब कभी कभी क्या है, वो जो इंडियन इंडियन देवी देवता थे, भगवान थे, देवी देवता थे, उनकी फ़ोटो भी उस सामान के ऊपर लगा देते थे, ताकि इंडियन लोग जो है इनको देवी देवताओं की फ़ोटो देख करके खरीद लेंगे, ठीक है नहीं। बाय द लेट सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स एज ए कैलेंडर राइट यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। और जो है कैलेंडर बनाए जाते थे इस प्रकार से, जिस प्रकार से लोग जो नहीं पढ़ पाते थे उनके कैलेंडर छपवाए जाते थे, ठीक है नहीं। और इस प्रकार से जो भी सबको पढ़ ले, जो नहीं पढ़ नहीं पाते वो भी उसको पढ़ देख सकते थे, ठीक है नहीं। बिसाइड्स द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, एम्पायर्स एंड नवाब्स वर यूज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर। और बहुत सी जो इम्पोर्टेंट पर्सन लोगों की जो फोटो तस्वीर थी वो भी उस पर लगाई जाती थी, भगवान के अतिरिक्त, जो कि जैसे नवाब होते थे और कौन होते थे, नवाब आदि की, और एम्पायर महाराजा होते थे, इनकी तस्वीरें भी वहाँ पर लगाई जाती थी, ताकि लोग प्रभावित होकर के इसको खरीद लेंगे। एडवर्टाइजमेंट समटाइम्स बिकेम ए मीडियम ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी विच ग्रांटेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और कभी कभी जो है एडवर्टाइजमेंट तो इन पर लगा, देवी देवताओं के इनके लगाने का मतलब ये होता था कि ये चीज़ें जो है स्वदेशी हैं, ग्रांटेड है, उनको खरीदा जाए। तो इस प्रकार से जो है अब आता है कंक्लूजन, सारांश। पूरे चैप्टर का सारांश जो मैं आपको बता देता हूँ। कंक्लूजन है भाई कि द एज ऑफ इंडस्ट्रीज एज मींट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। इंडस्ट्रीज का मतलब जो है मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेज आई थी, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। और इसका मतलब जो नई नई फैक्ट्रियाँ बनी और नई नई इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स आई। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी आल्सो प्लेड ए की रोल इन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। और उसने भी इसके बहुत अच्छा रोल निभाया था। और ये जो कुछ डेट हैं, ईयर्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इनको जो है आप लोग पढ़ लेना। ये भी मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, ये आप लोग चाहो तो याद कर लेना, इनको लिख लेना, ठीक है ना, अपनी नोटबुक में, ठीक है।
तो इसके साथ ये चैप्टर जो पूरा समाप्त होता है। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, पढ़ करके इसको अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, और इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको हर एक चीज़ें टाइम पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।